हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी लर्निंग और मोटिवेशन किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग होती है, उसको हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये मोटिवेशन और लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार आपको किसी ना किसी टॉपिक के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन को बना दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा क्या है, लर्निंग क्या है यानी लर्निंग का मतलब हम कैसे सीखते हैं। उन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। हम रिलेशन को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये सीडीपी की सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए है और हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ाऊंगी। कोई भी सिलेबस से बाहर किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। हर टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कंटेंट के अकॉर्डिंग है और हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। आप देखिएगा सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम में सारे टॉपिक से बनेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो और हमारा जो टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 लाने का वो फुलफिल हो सके। तो बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही अच्छा सेशन है। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज लर्निंग, है ना, और व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, यानी अभिप्रेरणा क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम ए वर्ड मोटिव, यानी मोटिवेशन कहाँ से, किस वर्ड से डिराइव हुआ है? मोटिव वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। यानी मोटिव वर्ड से किसकी डिस्कवरी हुई है? मोटिवेशन वर्ड की डिस्कवरी हुई है। विच मीन्स रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब तक आपके पास मोटिव नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने का, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होगे, आप किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, है ना। तो आपको किसी भी काम को करने से पहले आपका मोटिवेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मोटिवेटेड किस वर्ड से बना है? मोटिव वर्ड से बना है। और मोटिवेशन को या मोटिव को हम और किस नाम से जानते हैं? नीड होता है। मोटिवेशन और मोटिव का मतलब क्या होता है? नीड, है ना, ज़रूरत, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज़ अ गोल, किसी भी पर्सन का एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, एंड फॉर अचीविंग दैट गोल ही पुट इन ऑल हिज एफर्ट। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का कोई गोल है, चाहे आपको जॉब पाना है, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे गोल क्या है? आपका गोल ये है, आपका एम ये है कि आपको सीटेट को किसी भी हालत में क्वालिफाई लाना है, 90 से ऊपर लाना है ना, बिलो 90 आपको नहीं लाना है। तो आपका ये गोल है। आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या करना चाहिए मुझे। तो ये आपका गोल है, ये आपका मोटिव है। अब इस गोल को पाने के लिए आप क्या करोगे? आप अलग अलग तरीके को आजमाओगे, अलग अलग तरीके से क्या करोगे? मेहनत करोगे, अपनी पूरी एफर्ट लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दोगे। आप सिलेबस को देखोगे, आप चैनल को देखोगे कि किस चैनल से क्या पढूं जिससे मेरा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट है। एफर्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, अलग अलग तरीके से अपनी पूरी जी जान लगा देना अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। ठीक है, तो इस गोल और मकसद को पाने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। और मोटिवेटेड, जब किसी भी गोल को आपको अच्छी तरीके से अचीव करना है तो उसके लिए आपको आंतरिक रूप से, आपको अंदर से मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे, आपकी आंतरिक इच्छा नहीं होगी कि मुझे इस चीज़ को क्रैक करना है, मुझे केवीएस क्रैक करना है, मुझे एनवीएस क्रैक करना है, तब तक आप उस फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते हो। समझ में आया व्हाट इज़ मोटिवेशन? ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा अगर आपको किसी भी प्रकार का या किसी भी टॉपिक को समझने में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, है ना।
तो मोटिवेशन क्या है? ड्राइविंग फोर्स है दैट स्टिमुलेट अ पर्सन टू ऑन दैट ए पर्टिकुलर टास्क टू अचीव द गोल इज नोन एज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो आपको क्या करता है? उत्तेजित कर देता है, आपके ऊपर, आप में क्या करता है? एक मोशन लाता है। मोशन लाने का मतलब कि आप स्थिर हैं, लेकिन जब आप मोटिवेटेड होंगे ना तो आपके अंदर हलचल आ जाएगी कि नहीं, आप तरह तरह अपने चारों तरफ हाथ पैर मारने लगोगे, आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोचने लगोगे, है ना, अपनी अलग अलग टेक्निक यूज करने लगोगे, है ना, किसी भी गोल को पाने के लिए आपको स्टिमुलेट कर देता है ना। तो अगर आगे देखेंगे 10, वी कैन से दैट मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल एंड इट इज नेसेसरी टू हैव अ गोल हेयर। देखिए, मोटिवेशन कब उत्पन्न होता है, कब डेवलप होता है? जब आपके पास कोई गोल हो। यानी आप कब मोटिवेटेड होंगे? जब आपके पास कोई गोल हो, आपका कोई मकसद हो, है ना, आपका कोई एम हो, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपकी कोई ऑब्जेक्टिव सेट की होगी कि नहीं मुझे IAS बनना है, नहीं मुझे एक टीचर बनना है, मुझे KVS का टीचर बनना है। देखिए, आपकी ऑब्जेक्टिव हमेशा, आपको मैं बता दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा हाई रखना है ना, आपको हाई रखना है। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो आप ये सोचो कि आपको KVS की तैयारी करनी है, आपको KVS का टीचर बनना है, यानी केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना है, ठीक है। अगर आपका आप अच्छे तरीके से मोटिवेटेड रहोगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड रहेगा बच्चा, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, है ना, उतना मेहनत करोगे, तो एक ना एक दिन आप अपने गोल को अचीव ज़रूर कर लोगे। और इसमें आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मोटिवेटेड होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गोल होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले किसी भी मोटिवेशन कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड, यानी कोई एक आपके पास मकसद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा होता है डायनेमिक। मोटिवेशन डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है ये है कि मोटिवेशन जो होता है वो चेंज होते रहता है ना, टाइम टू टाइम। जैसे ही आप अपने किसी एक नीड को पा लेते हो, आपका जो नीड है वो फुलफिल हो जाता है, आपकी ज़रूरत जब फुलफिल हो जाती है तो आप दूसरे तरीके से आप मोटिवेटेड होते हैं, आपकी नीड बदल जाती है ना। लाइफ में आपने देखा होगा अलग अलग समय पे आपकी अलग अलग नीड होगी। जैसे कि मैं अगर आप बता दूं कि एक आदमी है जो कि गरीब है ना, भिखारी है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो उसकी नीड क्या होगी कि किसी भी तरह उसको एक खाना मिल जाए। जैसे ही उसको खाना मिलेगा तो वो दूसरे नीड, ये जो नीड होगी वो उसकी चेंज हो जाएगी, और नीड उसकी चेंज होकर अब उसको चाहिए होगा कि मुझे कुछ अच्छा पहनने को मिल जाए। जब उसको कुछ अच्छा पहनने को मिल जाएगा तो फिर वो उसकी अलग तरह की नीड आ जाएगी। यानी क्या होती है, मोटिवेशन और नीड क्या होता है, चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। समझ में आई बात? जब आप एक नीड को फुलफिल कर लेते हो तो आपकी दूसरी नीड सामने आ जाती है, और वो नीड और वो गोल होना ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर इस आदमी का गोल क्या हुआ? इस आदमी का गोल ये हुआ कि उसको किसी भी तरह खाना पाना है, और उस खाने पाने के लिए वो डिफरेंट तरीके अपनाएगा, है ना। जैसे ही वो खाना पा लेगा तो फिर वो कपड़े पहनने के लिए अलग अलग तरीके से मेहनत करेगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी के साथ अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनने के साथ साथ मुझे एक रहने के लिए घर भी मिल जाए। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपका गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप मोटिवेटेड होते हो, और ये चेंज होते रहता है। इसीलिए हम मोटिवेशन को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मोटिवेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड। देखिए, अगर किसी बच्चा हाईली मोटिवेटेड है ना तो उसकी एफिशिएंसी यानी किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है किसी भी बच्चे की। इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना, वो ना, बच्चों को मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और एक पेरेंट्स का काम क्या है कि बच्चे को टाइम पे मोटिवेट करते रहे, है ना। उन्हें क्या करना, उन्हें निराश नहीं करना, उन्हें हमेशा क्या करना है, बूस्टअप करना है। क्लासरूम में किसी भी बच्चे के साथ आप
पॉजिटिव इंटरेक्शन रखें। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को आप बोल दिए कि नहीं तुमसे तो ये नहीं हो सकता, तो वो बच्चा डीमोटिवेटेड होगा। उस बच्चे को कहिए कि नहीं आपने अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते हो। तो आपको उस बच्चे को मोटिवेटेड रखना है और उसी मोटिवेशन के कारण बच्चे की इफिशिएंसी बढ़ेगी और उसको उस काम को करने की लालसा बढ़ेगी। ठीक है, मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। कई बार हम पॉजिटिव मोटिवेशन को फेस करते हैं, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। ठीक है, इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे। एक आपने पढ़ा होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? डेविल मैकलीलैंड ने दी थी। किसने दी थी? डेविल मैकलीलैंड ने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी थी। ये व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, क्या है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत? तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेविल मैकलैंड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य हर प्रकार की चुनौती या कठिनाई समस्या या का सामना कर अपनी उपलब्धियों को पा लेता है। जैसे दिन रात मेहनत करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होना। मतलब कहने का मतलब है कि अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब क्या है कि किसी भी तरह दिन रात मेहनत करके आप अपने गोल को पा लेते हो और वो होता है अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दो मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमें पढ़ना है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराइएगा नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, है ना। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बच्चे आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं वो किसी भी काम को करने के पीछे उनकी कोई ऐसी लालच या रिवॉर्ड या प्राइज के लिए वो नहीं करते हैं। वो किस लिए करते हैं? उससे उनको आनंद आता है, उससे उनको क्या मिलता है? उनको प्लेजर फील होता है ना, उससे उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो किसी भी काम को करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग होते हैं वो किसी भी काम को करने के पीछे उनकी क्या लालसा होती है? उनको उस चीज़ को करने के पीछे उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है ना, उन्हें पैसा चाहिए होता है, मनी के लिए करते हैं। बहुत लोग देखे होंगे कि बिना किसी कोई पैसा लिए वो क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते हैं यानी वो पढ़ाने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वो पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा मिले इसलिए वो पढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो पैसे के लिए ही सिर्फ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग ऐसे होते हैं, हर तरह के लोग आपको समाज में मिलेंगे। तो कुछ लोग जो बिना पैसा लिए गरीब बच्चों को पढ़ा लेते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं। उनको बच्चों को पढ़ाने में एक अलग तरह का वो फील करते हैं, अलग फीलिंग होती है, अलग तरह का वो महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो पैसे के पीछे भागते हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं, पढ़ा तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे उनका मकसद रहता है कि हमें पैसा मिले, हमें फेम मिले, हमें ग्रेड मिले, इंसेंटिव मिले। जॉब में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना कि ऑफिस में अगर आप 8 घंटे काम करना है तो कुछ लोग कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि 8 घंटे बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, है ना, लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं काम में। कुछ लोग होते हैं टाल मटोल करते हैं, उनको क्या लगता है कि ज़्यादा काम करने से हमें ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ। तो इस तरह से होते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा वाले लोग और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड लोग, है ना। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जनरेटेड विद इन द बिहेवियर ऑफ ए इंडिविजुअल इंट्रिंसिकली, यानी अंदर से आती है। एंड इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल नीड नो रिवार्ड। ऐसे लोग जो कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी भी रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है फॉर इनकरेजमेंट ऑफ अटेंडिंग अ पर्टिकुलर गोल। वही दूसरी तरफ क्या पढ़ना है हमें? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड इंडिविजुअल बिहेव व्हेन ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल रिवार्ड। उन्हें एक्सटर्नल रिवार्ड चाहिए होता है, आप मनी दोगे, आप फेम दोगे, आप ग्रेड दोगे, आप इंसेंटिव दोगे, तभी वो काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 2 बच्चों को देख सकते हो, ये बच्चा इसलिए खेल रहा है कि किसको क्या करना है, इसको रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन ये बच्चा इसलिए खेल रहा है कि इससे इसको हार जीत से इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि इससे इसको अच्छा फील हो रहा है, इसको प्लेजर फील हो रहा है, इसलिए ये बच्चा खेल रहा है। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? चलिए, नेक्स्ट देखना मोटिवेशन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी बच्चा कब मोटिवेटेड होगा, जब किसी बच्चे के पास नीड आएगी तो वो क्या होगा, उस नीड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोटिवेट होगा। मोटिवेशन जब नीड आएगी तब उसके पास ड्राइव आएगी, नीड से ड्राइव होगी, ड्राइव के बाद क्या होगा, अराउजल होगा। अराउजल यानी बच्चा उत्तेजित होगा, वो पर्सन उत्तेजित होगा। जैसे ही वो पर्सन उत्तेजित होगा, बच्चा उत्तेजित होगा, तो उसके अकॉर्डिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी उस गोल को पाने के लिए, उस नीड को पाने के लिए वो अलग अलग तरह से बिहेवियर को शो करेगा, अलग अलग तरीके से अपने हाथ पैर मारेगा, अलग अलग तरीके की टेक्निक यूज करेगा अपने गोल, अपने नीड को पाने के लिए, जिससे उसकी नीड क्या हो जाए, फिल हो जाए। और जब वो उस नीड को पा लेगा, जब उसको अचीवमेंट मिल जाएगा, उस सक्सेस को पा लेगा, जैसे कि आप क्या कि आपके अंदर अराउजल आ गया, आप पहले आपकी नीड क्या थी कि सीटेट क्वालिफाई करना, सीटेट क्वालिफाई करना आपकी नीड है। फिर आपके अंदर ड्राइव आएगा कि हाँ मुझे सीटेट प्राप्त, तो उसके लिए आप अलग अलग सिलेबस देखोगे। फिर उसके बाद आप अराउजल आएगा, आप उत्तेजित होगे कि नहीं मुझे इसको क्रैक करना ही है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चैनल को आप ज्वाइन करोगे, अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखोगे, जो आपको अच्छा लग रहा होगा उसको आप फॉलो करोगे। उसके बाद क्या होगा, आप एट द एंड आप उसको अचीव कर जाओगे। जब आप अचीव कर जाओगे तो वो आपकी नीड क्या होगी। अब जब आपने सीटेट क्रैक कर लिया तो सीटेट क्रैक करने वाली नीड तो आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो वहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा, यानी घटाव आ जाएगा, कमी आ जाएगी, वो धीरे धीरे घटेगा, यानी आपका अराउजल यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया, सीटेट क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद आपकी क्या, मैंने क्या बताया था कि मोटिवेशन क्या होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होते रहता है। तो आपकी नीड फिर दूसरी हो जाएगी। अब नीड आपकी हो जाएगी कि अब केवीएस आ जाएगा सीटेट के बाद। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी मोटिवेशन साइकिल के एक एक स्टेप को आपको याद रखना है। नीड के बाद ड्राइव आता है, ड्राइव के बाद अराउजल आता है, अराउजल के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद अचीवमेंट आता है, अचीवमेंट के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल आता है। इस स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए, आप अपना खुद का नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जब कभी भी आप खुद का नोट्स बनाओगे ना, तो आपको आपकी मेमोरी में वो जो टॉपिक रहती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है, क्योंकि ये सारी टॉपिक जो है ना, सीटेट के बाद आपको केवीएस में भी पूछी जाएगी, आपको एनवीएस में, आपको DSSB में, सारे टीचिंग एग्जाम में ये सारी टॉपिक को पूछा जाता है। इसलिए आपको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको लॉन्ग टाइम रिटेंशन चाहिए आपके मेमोरी में, तो आपको इस चीज़ का खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो आप नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए कि मुझे कहीं से नोट्स मिल जाए, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है किसी भी चीज़ में, है ना। और साथ में मैं आपके हूँ, आपका मेहनत करवाने के लिए और आपके लिए वीडियो और कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लर्निंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या था, मोटिवेशन एंड लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग क्या होता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि डेवलपमेंट वूम टू टूम चलता है, यानी जन्म से लेके माता के क्या है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। यानी जैसे जन्म से पहले से ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह हम लर्निंग को भी पढ़ते हैं कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद से जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब तक लर्निंग हमारी चलती रहती है। हम जीवन में कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव से कुछ कुछ सीखते रहते हैं। कुछ अच्छे अनुभव भी हमें सिखाते हैं, बुरे अनुभव भी सिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ नॉन एग्जाम्पल से भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए हम लर्निंग को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन, लर्निंग। और लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट इन जनरल डिफाइन लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना क्या है कि लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। और चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, आप दोनों बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो और वो लर्निंग हम कैसे हमें लर्निंग, किसी भी चीज़ की लर्निंग हमें कैसे होती है, एक्सपीरियंस से। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे किसी भी चीज़ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी हुई है। तो क्या होता है, लर्निंग कैसे आती है, जितना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी एज बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। जो आपसे बड़े लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा
ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा देखी है, तो इसीलिए लर्निंग किस पर डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, अनुभव पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब लॉज ऑफ लर्निंग इन थॉर्नडाइक थ्योरी भी पढ़ लीजिए आप, ये इसी के साथ 3 लॉ उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 लॉ जो है ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, जो कि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, E.L. थॉर्नडाइक, जिसको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, E.L. थॉर्नडाइक को बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, किसी भी चीज़ की आपको लर्निंग करनी है, तो आपको फिजिकली रेडी होना है, आपको मेंटली रेडी होना है, आपको सोशली रेडी होना है, आपको इमोशनली रेडी होना है। यानी आपको हर तरीके से अगर आप रेडी हो तभी आप किसी भी चीज़ की लर्निंग कर सकते हो। मान लो आप फिजिकली रेडी नहीं हो, आपको कोई डिजीज़ हो गई है, आपको कोई बीमारी हो गई है, तो आपको लर्निंग अच्छी से नहीं होगी। आप मेंटली रेडी नहीं हो तो आपकी लर्निंग अच्छी से नहीं होगी। आप सोशली इमोशनली रेडी नहीं हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से किसी चीज़ को सीख नहीं पाओगे। तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। एक है रेडीनेस फॉर लर्न, एक कॉन्सेप्ट दिया था प्याजे ने, रेडीनेस ऑफ लर्न। वो क्या होता है, कोई भी चीज़ एज के अकॉर्डिंग होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि हम एज के अकॉर्डिंग में किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 5th क्लास के बच्चे से हम 10th क्लास का मैथ सॉल्व करवा देंगे, सब एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आपको रेडीनेस ऑफ लर्न समझ में, लॉ ऑफ रेडीनेस समझ में आया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है यूज़ और डिसयूज़। यूज़ और डिसयूज़ का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, आप उसमें उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, आप उसमें उतना ज़्यादा निपुण बनोगे, है ना। अगर किसी भी चीज़ का आपने यूज़ कम किया या यूज़ करना बंद कर दिया, तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि आपने कार चलानी सीखी, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू कार चलाते रहोगे तो आपको बिना, शुरू में आप कार चलाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़, क्लच, गियर, ब्रेक, सब पर ध्यान देना रहता है, स्टीयरिंग पर ध्यान देना रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप कार चलाते जाते हो, फिर एट द एंड आप कुछ दिनों बाद क्या देखोगे कि आपको ना क्लच पर ध्यान देना पड़ रहा है, ना आपको ब्रेक पर ध्यान देना पड़ रहा है, ना ही आपको गियर पर ध्यान देना। आप अपने आप कार चलाना सीख चुके हो। यानी यही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी हम इसे बोलते हैं कि जिस चीज़ का आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उसमें परफेक्ट बनते जाओगे। अगर आपने उसका यूज़ करना बंद कर दिया तो आप उस चीज़ को भूलना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपने कार चलाई और कार चलाने के बाद आप उस चीज़ को, कार चलाना आपने बंद कर दी किसी भी कारणवश, तो आप कुछ दिनों बाद जब आप फिर से कार चलाना स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ इफेक्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ इफेक्ट? लॉ ऑफ इफेक्ट हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ का हमें नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलता है। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, पॉजिटिव हमें मिलता है एक्सपीरियंस, तो उस चीज़ को हम बार बार करते हैं। जैसे हमें कुछ अच्छा, किसी चीज़ काम को करने पे हमें उधर से अच्छा अनुभव मिला, जब अच्छा अनुभव मिलेगा तो उस काम को हम बार बार करेंगे। लेकिन किसी चीज़ को करने के बाद अगर हमें बुरा अनुभव मिला, नेगेटिव इफेक्ट मिला, तो हम उस चीज़ को करना रोक देंगे। तो ये 3 लॉ जो प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमें पढ़नी है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि कोई एक सीखी हुई चीज़ है ना, आपकी दूसरी सीखी हुई चीज़ में पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। जैसे कि आपने क्या सीखा, साइकिल चलाना सीख चुके हो आपको साइकिल चलाना आता है, लेकिन आपको अब सीखना क्या है, स्कूटी चलाना। तो आप जब स्कूटी चलाने जाओगे तो ये सीखा हुआ काम आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। और जो बच्चे साइकिल अच्छे से चला लेते हैं उनको स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी एक सीखा हुआ काम सीखने जा रहे हो, आप दूसरा काम सीखने जा रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, आपको सीखने में हेल्प करेगा, है ना। यहाँ पे एक काम दूसरे काम में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आप जानते हो कि इंडिया में जो कार ड्राइव करते हैं तो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड रहता है। ठीक है,
तो कोई इंडिया का पर्सन अगर अमेरिका चला गया तो वहाँ पर कार ड्राइव करते हैं तो कार की सीट किस साइड रहती है, ड्राइवर सीट किस साइड रहती है, वो राइट साइड रहती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। हमने तो सीखा था कि लेफ्ट साइड वाला, लेकिन यहाँ पर आ गई राइट साइड वाला, तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि हम तो इस तरफ बैठे, अब हमको दिक्कत आएगी इसका क्लच गियर और ब्रेक ये सब यूज़ करने में। तो ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र कि एक सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखने वाली आप दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हो उसमें दिक्कत देगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप अगर राइट हैंडेड हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, लेकिन आप कोशिश करोगे कि आप लेफ्ट हैंड से लिखो तो आपको लिखने में परेशानी होगी। तीसरा होता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हाट इज जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? एक सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखी हुई चीज़ में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, जीरो इफेक्ट, है ना, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज है ना, आपको हिस्ट्री का नॉलेज है और आप क्या नॉलेज गेन करना चाहते हो, आपको बायोलॉजी का नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री में क्या नॉलेज है, कितना नॉलेज है, और बायोलॉजी सीखने जा रहे हो, बायोलॉजी का नॉलेज आपको गेन करना है, तो ये जो हिस्ट्री का नॉलेज है इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट रहेगा। आपका हिस्ट्री का नॉलेज एज इट इज रहेगा, बायोलॉजी के नॉलेज को आप अलग तरीके से गेन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? थ्री टाइप्स ऑफ हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन में क्या रिलेशनशिप है ना। और लर्निंग एंड मोटिवेशन मस्ट हैव अ पर्पस एंड गोल। लर्निंग में भी पर्पस होता है और मोटिवेशन में भी पर्पस और गोल होता है। ठीक है, लर्निंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक, यानी लर्निंग भी एक्सटर्नल और इंटरनल रिवार्ड के अकॉर्डिंग होता है। लर्निंग ऑफर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व हाई ऑर्डर थिंकिंग। लर्निंग क्या होती है, अक्सर क्या होता है, हमारी ऐसी एक्टिविटी को डेवलप करता है जिसमें हमारी क्या लगती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग लगती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट माना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, यानी उत्सुकता। ठीक है, ड्यू टू मोटिवेशन इन लर्निंग स्टूडेंट वर्क हार्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। आपके लर्निंग में अगर मोटिवेशन है ना, आप मोटिवेटेड हो किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, तो आप उस गोल को बहुत आसानी से पा सकते हो, है ना। ड्यूरिंग लर्निंग प्रिसाइज एंड इनकरेजमेंट आर द परफेक्ट टू मोटिवेट अ चाइल्ड, है ना। लर्निंग में अगर आपको बहुत अच्छा, आपको कहीं से फीडबैक मिल रहा है, इनकरेजमेंट मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से मोटिवेटेड रहोगे और आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, है ना। लर्निंग गाइड द स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट एम्पावर और इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी लर्निंग गाइड द स्टूडेंट स्पेसिफिक, अगर अच्छे डायरेक्शन में अगर आपकी लर्निंग गाइड हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, आप बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये था क्या था, एक रिलेशन मैंने बताया, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, यानी लर्निंग और मोटिवेशन में बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एक टॉपिक है नेचुरल मोटिव क्या होता है और आर्टिफिशियल मोटिव क्या होता है ना। प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या होता है, कृत्रिम अभिप्रेरक क्या होता है। देखिए, कुछ मोटिव ऐसा होता है ना जो हमें जन्मजात मिलता है, जन्म से ही मिलता है। जैसे मोटिव, क्या मोटिव हुआ, जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये क्या होता है, नेचुरल मोटिव होता है, प्राकृतिक अभिप्रेरक होता है। कुछ जो होता है, हमारी जो मोटिव होती है ना, समाज के अकॉर्डिंग बनती है ना, समाज की नीड के अकॉर्डिंग, समाज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारी मोटिव चेंज होती रहती है, उसको आर्टिफिशियल मोटिव कहते हैं। और कहीं ना कहीं वो कहाँ से जन्म लेती है, वो नेचुरल मोटिव से ही जन्म लेती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्कीनर ने क्या बोला था कि जो मोटिवेशन है ना, वो क्या है, नेशनल हाईवे का काम करता है लर्निंग में। यानी स्कीनर के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यानी NH है। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, यानी मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो तो आपकी लर्निंग बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगी, जैसे कि एक नेशनल हाईवे पे कार या अदर व्हीकल्स चलते हैं। समझ में आई बात? तो ये स्कीनर का स्टेटमेंट था जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लर्निंग एंड मोटिवेशन से रिलेटेड।
सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द चाइल्ड इन अ क्लास कैन बी कंसीडर टू बी मोटिवेटेड इफ, एक क्लास में अगर चाइल्ड मोटिवेटेड है, किस तरह से मोटिवेटेड होगा, है ना, यानी मोटिवेटेड होने के लिए क्या चाहिए। दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस इन अ यूनिफॉर्म, यानी वो स्कूल में बहुत ही अच्छे ड्रेस पहन के आएगा, साफ सुथरे ड्रेस पहन के आएगा, तब वो मोटिवेटेड होगा। दूसरा ऑप्शन है दे मेंटेन डिसिप्लिन इन अ क्लास, जब वो डिसिप्लिन में रहेगा तब होगा। दे ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, जब बच्चे रेगुलर अटेंडेंस में रहेंगे तब वो मोटिवेटेड होंगे। या दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, यानी जो उनका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्लैरिफिकेशन के थ्रू, बहुत ही क्लियर कट में टीचर से मिले, यानी हर क्वेश्चन का आंसर टीचर से मिले और वो फ्री रहे अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए क्लासरूम में, तब वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि जब जिन बच्चों को क्लास में मौका मिलेगा अपने क्वेश्चन पूछने का, उस क्वेश्चन का आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, आंसर मिलेगा, तब बच्चे क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कौन सा सुटेबल होगा किसी भी लर्निंग को, किसी भी चाइल्ड के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। पहला है रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, कोई भी बच्चे की लर्निंग तब इम्प्रूव होगी जब आप रेगुलर असेसमेंट रेगुलर एग्जाम लोगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, टीचर जो है इस तरह से अपने कंटेंट को पढ़ाए, एक्सप्लेन करे, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन रहे। ठीक है, अगला ऑप्शन है ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन अ क्लास, क्लास में अलग अलग तरह के लर्निंग मटेरियल रहेगा तब बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव होगी। या टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन ए रियल लाइफ सिचुएशन, यानी टीचर क्या करे, बच्चों को सुविधा प्रदान करे, बच्चे इंटरैक्ट कर पाए, है ना, किससे, रियल लाइफ सिचुएशन से, उसके अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग हो, उनको पढ़ाया जाए, तब वो बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4, जब टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर बने, है ना, और बच्चे क्या करें, इंटरैक्ट कर पाए रियल लाइफ सिचुएशन में, तब बच्चों की लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी लर्निंग का प्राइमरी गोल यानी मेन गोल क्या होना चाहिए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, किसी भी फैक्ट को रट लेना, मेमोराइज कर लेना, वो होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, रोट लर्निंग से हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, ये भी नहीं है। कंपीटिंग विथ पीयर, क्या कंपटीशन की भावना रखोगे तब आपकी लर्निंग अच्छी होगी। या डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग से आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा कि जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी तो आपकी प्राइमरी गोल जो लर्निंग होगी वो फुलफिल हो जाएगी, यानी प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के कोर्स में कौन सा प्रोसेस नहीं यूज होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस कंट्रीब्यूट नहीं करता है, योगदान नहीं देता है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में करता है, कैटेगराइजेशन से भी लर्निंग होती है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से भी लर्निंग होती है, लेकिन डी कॉन्टेक्सुअलाइजेशन से लर्निंग नहीं होती है। यहाँ पे डी की जगह अगर ये डी हटा के कॉन्टेक्सुअलाइजेशन रहता तब, यानी अगर हम संदर्भ में पढ़ाएंगे तब बच्चों की लर्निंग होगी, यहाँ पे संदर्भ की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नॉट कंट्रीब्यूटेड, तो नॉट कंट्रीब्यूटेड में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डी कॉन्टेक्सुअलाइजेशन से लर्निंग हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऐसी लर्निंग जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, है ना, वो क्या होती है, वो किस पर स्ट्रेस देती है, किस पर फोर्स करती है ना। देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर स्ट्रेस डालती है, टीचर, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रेन। तो कंट्रोल तो करना नहीं है, कंट्रोल ऑफ टीचर कंट्रोल किया हुआ किसी भी बच्चे की लर्निंग के ऊपर, तो ये तो नहीं होगा। रोल ऑफ reinforcement in learning, importance of critical reflection and learning as a product rather than process। तो ये यहाँ पे लर्निंग के बारे में नहीं पूछ रहा है कि लर्निंग प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, ये तो नहीं पूछ रहा है।
रीइंफोर्समेंट से लर्निंग होती है कि आपने रिवॉर्ड दे दिया तो लर्निंग बहुत अच्छे से स्मूथली तरीके से होगी। देखिए, रिवॉर्ड के साथ बच्चे का इंटरनली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे का लर्निंग अच्छे से होगा। देखिए, एक्सपीरियंस लर्निंग से क्या होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बच्चे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन उनका बढ़ता है, वो बहुत उनकी सोच बढ़ती है, उनकी थिंकिंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाई, यानी मोटिवेशन टू लर्न, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए मोटिवेशन होना, यानी लर्निंग में सस्टेनेबिलिटी आने के लिए किस तरह से आप मोटिवेटेड होंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पनिशिंग द चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड को पनिश करोगे तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन से तो हमें दूर जाना है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। गिविंग वेरी इजी टास्क नहीं देना है बच्चों को, है ना, बच्चों को मॉडरेट टास्क देना है जिसको बच्चे कर सके। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, हाँ आपको फोकस किस पे करना है, मोटिवेटेड टू लर्न के लिए क्या जरूरी है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है, ये देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि लर्निंग एंड मोटिवेशन से पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, आपकी लर्निंग अच्छे से कब होगी, जब आप हाई अराउजल में रहोगे और हाई फियर में। देखिए, हाई फियर तो रहना ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आपकी लर्निंग नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, नो अराउजल, देखिए अराउजल होना जरूरी है, यहाँ ये भी कट गया। देखिए, एलिमिनेशन आना चाहिए, किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे, आप थोड़े भी उत्तेजित नहीं, थोड़े तो एनर्जेटिक होना जरूरी है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा कि मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर। ये डर से, एक हमने पढ़ा है ना, एक हम सुनते आ रहे हैं ना ऐड कि डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, तो डर के आगे जीत है तो डर नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे नो अराउजल दे दिया कि आपके पास एकदम अराउजल ही नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास कोई भी उत्तेजना ही नहीं होनी थी। उत्तेजना किसी भी लर्निंग को पाने के लिए थोड़ा तो बहुत आपको उत्तेजित, आपको एनर्जेटिक होना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज अ गुड फॉर लर्निंग। गुड फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए अच्छा क्या माना जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू इम्प्रूवेबल, एबिलिटी टू फिक्स्ड, एफर्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, फेल्यूर इज अनकंट्रोलेबल। फेल्यूर जो होता है बच्चे का, फेल्यूर अनकंट्रोलेबल नहीं, कंट्रोलेबल है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आगे चल के वो पास भी हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। एबिलिटी को फिक्स कर देगा, एबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते हो, वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। एफर्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप एफर्ट डालोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, आप कहीं भी कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको अंतर समझ में आएगा ही, तो ये भी नहीं होगा। बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, एबिलिटी टू इम्प्रूवेबल, यानी आपकी लर्निंग कब अच्छी होगी, जब आप कुछ उसमें इम्प्रूवेबल यानी आप उसमें इम्प्रूव करोगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आशा करती हूँ, होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।